जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपके एग्जाम पर ये अंतिम प्रहार दोस्तों करने आया हूं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों देखिएगा, क्योंकि आपको पता है सदाशिव कोचिंग क्लासेस का जो अंतिम प्रहार होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने पिछले सत्रों में देखा भी होगा कि जब मैंने आपको अंतिम प्रहार प्रोवाइड कराया तो वहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं, या तो सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं या उसी पैटर्न पर या उसी टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। प्रयास करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेके आऊँ, जिससे आपको जब आप उनको सॉल्व करें तो आपके पेपर में उससे आपको हेल्प मिल सके। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों देखिएगा, ठीक है। शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है 2 नंबर के लिए, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है। एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है, ठीक भैया। आगे आपसे कहता है टंकी पानी से पूरी भरी है। क्या कह रहा है? टंकी जो है, टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए, यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? ध्यान समझिए। आपसे जाना तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी के साथ समझिएगा। आपसे कह रहा है एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा दे रखी है। अच्छा, घनाकार है तो आप जानते हैं कि घन होता तो घर की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है कि नहीं। तो उसकी एक भुजा दे रखी है तो इसको ए मान लेंगे, ये बराबर 30 सेंटीमीटर। टंकी पानी से पूरी भरी है। जिस टंकी की भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर, वह टंकी पूरी पानी से भरी है। उसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। जो टंकी पूरी पानी से भरी थी उसमें से 7 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाता है, ये कह रहा है। तो आपसे कह रहा है तो टंकी में पानी जो कितनी ऊंचाई तक जब रह जाएगा, यानी कि जब 7 लीटर पानी निकाल लेंगे तो हम टंकी में जो पानी वह कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? तो जाहिर सी बात उसकी ऊंचाई कम पड़ जाएगी, 30 से तो कम ही हो जाएगी। वैसे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर थी। तो आपको दिया क्या है? दिया है क्या? घनाकार टंकी की भीतरी भुजा बराबर कितना? इसको यदि हम ए मान लें तो ए बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो ध्यान समझिएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं, उसमें 7 लीटर पानी निकालने के लिए कहा तो हम पहले निकाल लें कि टंकी में कितना पानी आया होगा। पहले तो हम ये निकाल लें, यदि हम निकाल लें कि टंकी में कितना पानी आया तो ये पता होगा, तभी तो हम उसमें से निकालेंगे 7 लीटर पानी। बात समझ पाएंगे? समझ पा रहे हो? तो टंकी में कितना पानी आएगा तो जितना टंकी का आयतन होगा। जैसे हम पूछिए आपके गिलास जो आपके पास है या आपके पास जो बोतल है, तो गिलास में आपका पानी कितना आएगा? तो गिलास का जो आयतन होगा, है क्षेत्रफल आयतन तो धारिता वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना, बात समझ पाएंगे सब पर है। तो यानी कि आयतन के बराबर ही आएगा। तो हम क्या निकालेंगे? घनाकार, ध्यान से देखिएगा,
घनाकार का टंकी का आयतन, घनाकार टंकी का आयतन। तो घनाकार जो टंकी का आयतन होगा क्या हो गया, भुजा क्यूब घन का आयतन, भुजा क्यूब तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी 30 का क्यूब हो जाएगा, और 30 का क्यूब है 3 3 9 3 27 और 3 0 हो जाएगा, इतना घन सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि 27,000 घन सेंटीमीटर जो पानी टंकी में होगा, 27,000 घन सेंटीमीटर, इतनी एरिया उस टंकी की होगी। अब ध्यान समझिएगा, ये तो हमारा घनाकार टंकी का आयतन आ गया, या एक तरीके से कहते हैं घनाकार टंकी में जो पानी होगा इतनी आयतन में होगा, ठीक है। अब जो 7 लीटर टैंक करा, यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए, जो 7 लीटर पानी निकाल लेंगे तो टंकी से पानी निकाला गया बराबर कितना भैया 7 लीटर, 7 लीटर हो गया। जब 7 लीटर पानी निकालेंगे, अब इस देखिए यहाँ घन सेंटीमीटर, यहाँ लीटर है, तो इस घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज कर लेंगे। आप जानते होंगे, पहले से परिचित हैं, चूंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मैंने जब क्लास में सिखाया तो आपको बताया भी, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। जहाँ 7 लीटर 7 गुणे 1000 कर लेंगे तो ये कितना घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इतने एरिया में 7 लीटर पानी आएगा, यानी कितना 7000 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते, घन सेंटीमीटर में पानी आएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। अब इतने एरिया में तो पानी आएगा, आप ध्यान समझिएगा, इतने एरिया में पानी आ जाएगा, तो टंकी में शेष पानी निकाल लें। टंकी में शेष पानी, तो टंकी में शेष पानी कितना होगा, जितने एरिया में पानी बचेगा तो निकालेंगे टंकी में शेष पानी। क्या निकालेंगे, टंकी में निकाल लेते क्या शेष पानी, तो टंकी में जो शेष पानी, टंकी में शेष पानी, शेष पानी कितना बचेगा, 27,000 घन सेंटीमीटर में से 7,000 घन सेंटीमीटर घटा दे तो कितना 20,000 घन सेंटीमीटर एरिया में पानी रह जाएगा। अब जो टंकी में शेष पानी होगा यह ये इतना इसके आयतन में रह जाएगा, और टंकी का आयतन क्या होता है, यदि टंकी में से 7 लीटर पानी निकाल लिया होगा, वैसे तो घन था तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर होता, परंतु जब 7 लीटर पानी निकाल लोगे, ध्यान समझिएगा, जब 7 लीटर पानी निकाल लोगे तो टंकी की ऊंचाई कम हो जाएगी ना, तो लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टंकी में जो शेष पानी कितनी एरिया में होगा 30 गुणे 30, लंबाई भी उसकी 30 हो जाएगी और क्या चौड़ाई भी 30 हो जाएगी, परंतु ऊंचाई क्या, पानी निकाला तो ऊंचाई कम पड़ जाएगी नहीं, ऊंचाई को यदि हम h मान लेते हैं तो 30 गुणे 30 इंटू h हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा, ये तो पता है, दिख लेना, इसी के आगे ध्यान रखना, इधर लगाते रहे। तो भैया यहाँ से देखिए h की वैल्यू आप निकालोगे, h बड़ा कितना हो जाएगा 2 कितना 20,000 बटे 30 गुणे 30, तो 0 से 0 कट गए दोनों, ठीक है, कितना हो जाएगा h बराबर भैया 200 बटे 3 3 9, 9 से भाग कर लीजिए। जब 9 से भाग करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, फिर से 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर बचा क्या 2 घटाओगे पॉइंट लगाओगे 0 20 2 दूनी 18, ये आ जाएगा h बराबर 22.22 सेंटीमीटर, यानी कि टंकी में जो पानी की ऊंचाई होगी 22.22 सेंटीमीटर। तो नीचे आपसे पूछा क्या था, टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, तो नीचे लिखना अतः टंकी में जो पानी है 22.22 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रह जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः टंकी में जो पानी है क्या 22.22 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रह जाएगा, ठीक, लिख लोगे ना। चलो कर लो फटाफट, आसान सा प्रश्न है, बस समझना है इसको अच्छे से। यदि एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आप आसानी से कर ले जाओगे, और नहीं समझ पाए तो यही प्रश्न आपके लिए काफी कठिन हो सकता है। समझ गए ना, चलिए देखिए, इसको रब कर दें, सिर्फ आप प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, चाहे भले आप जल्दी जल्दी देखिए पर ध्यान से देखिएगा। सेकंड प्रश्न आपसे कह रहा है, व्यंजक x स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a x माइनस 1 का गुणनखंड। मैंने आपको गुणनखंड बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए हैं,
सिखाएं कि नहीं सिखाएं? गुणनखंड ज्ञात कीजिए, परंतु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुणनखंड ये वाला है। तो फैक्टर को बहुत ध्यान से करके जाइएगा, फैक्टर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंची है तो आप इस वीडियो को अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितना मैंने आपको सिखा रखा है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा है। यदि आपने इतना बेहतरीन तरीके से किया है, पूरा सिलेबस अच्छे से देखा, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और जो अंतिम प्रहार प्रोवाइड करा है, इतना आप देख के जाते हैं तो आपका एग्जाम तो बेहतरीन तरीके से होगा। तो आप परेशान मत होइए कि सर हम कैसे एग्जाम देंगे, कैसे इतने दिन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो घबराइए नहीं, रिलैक्स होकर अच्छे से आप पेपर देने जाइएगा। जितना रिलैक्स, जितने अच्छे से पेपर देने के जाएंगे उतना ही अच्छे से होगा। अंतिम समय में आप क्या, ये अंतिम प्रहार लगा लीजिए और आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे, उन नोट्स को अच्छे से पलट लीजिए। बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पा रहे, नहीं पलट पा रहे हैं तो आपको जिन टॉपिक में अभी भी समय आपके पास है, जो समय देखने को आपको मिल रहा है, जिस टॉपिक में जिस चैप्टर पे दिक्कत है उस टॉपिक को, उस चैप्टर को जाके आप देख सकते हैं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2025 नाम से प्लेलिस्ट बनी, उस पर जाइए, उसमें देख सकते हैं। अभी भी वक्त है, जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? बाकी अंतिम प्रहार आप जरूर देख के जाइएगा। इसको शेयर भी जरूर करिएगा जिससे सभी मित्रों तक पहुंच सके। देखिए इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लें, तो माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस का और एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/a एक्स हो गया, -1 हो गया। देन यहाँ देखिएगा इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में तो कॉमन क्या एक्स दिख रहा है, तो x माइनस ए लेना। बस यहीं पे कॉमन में फंस जाते हैं क्योंकि लास्ट में हमें a लाना है। तो यदि हम यहाँ से प्लस का 1/a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस ए बचेगा। कैसे? आप भैया जानते हैं, इसे लिखा हो 5x प्लस का 25। अब मैं कहूँ इसमें क्या मान आपको क्या दिख रहा है, कहोगे सर 5 दिख रहा है, क्या आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, जब 5 कॉमन लेंगे तो 5x/5 हो जाएगा। कॉमन जो लिया जाता है उससे डिवाइड किया जाता है और प्लस 25/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। तो क्या पाएंगे, 5x और यहाँ प्लस का 5 बचा। देखो जब सीधे कॉमन लेते हैं तो 5 लिखते हैं, x + 5 लिख सकते हैं, ये स्टेप को नहीं लिखते हैं। बात समझ में नहीं समझ पाते? वही चीज़ यहाँ की, जब 1/a कॉमन लोगे तो उसको 1/, ये आएगा 1/a और x इसको 1/a से भाग करोगे भैया, तो 1/a कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। इसी तरीके से जब यहाँ पर 1 है, 1 को जब 1/a से भाग करेंगे तो 4 टर्म हो जाएंगे। मेन वाला ये होगा 1/1 × a/1, तो कितना 1/1 की मल्टी 1/1 है तो 1 की मल्टीप्लाई ऐसे करेगा तो a हो जाएगा अपान में 1, तो a/1 यही तो रहेगा। कितना आसान सा प्रश्न है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कॉमन समझ गए ना? तो भैया आपका देखिएगा यहाँ पर क्या मिलेगा कॉमन, x माइनस ए, यहाँ x माइनस ए, तो x माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 1/, x माइनस ए जब कॉमन लिया तो x बचा प्लस का 1/, यही हमारे फैक्टर हो गए। कितना आसान है, 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया और ये नंबर आपको देगा। हो सकता है 2 नंबर में पूछे, वैसे 1 नंबर में ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर में ही आता है और आया भी है प्रश्न। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भैया? ठीक है, कभी कभार एक चलो फैक्टर का और प्रश्न लेते हैं। कभी कभार बहुत आसान प्रश्न ले लेता है फैक्टर में, जैसे कि मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ बहुत आसान, x² माइनस का x माइनस का 42, ये सभी को आता होगा का गुणनखंड कीजिए। फिर भी मैं एक बार ले रहा हूँ, ये बताओ 2 नंबर में प्रश्न आया है, x² माइनस का x माइनस का 42। आपको फैक्टर करना आता है कि नहीं? जो लास्ट होता है इसकी मल्टीप्लाई x² के गुणांक से करते हैं, तो यहाँ x² का गुणांक कुछ नजर आ रहा नहीं, जब कुछ ना होता तो 1 मानते, 1 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। स्टेप याद होगा ना, फैक्टर 42 लिखते बराबर लगा लेते हैं और उसके x का गुणांक देखने 1, चिन्ह से मतलब नहीं होता, 1 लिख देते हैं। फिर जो अचर पद होता है उसका चिन्ह देखते हैं, यहाँ माइनस इसलिए हम माइनस लगा लिया, यहाँ तो गुणा लगाते हैं। अब 42 के गुणनखंड ऐसे करें तो गुणा करें तो 42 आ जाए और क्या घटाएं तो 1 आए, 7 छंग 42, 7 गुणे 6 और 7 माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ क्या करेंगे, x² माइनस का 7 और माइनस का 6, माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 6, x माइनस का 42 हो गया। तो आप क्या पाते हैं, x² माइनस प्लस माइनस का 7x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6x हो गया और माइनस का 42 हो गया। इन दोनों में कॉमन,
तो x कामन मिलेगा तो x माइनस 7 हो गया, यहाँ पर क्या 6 कामन मिल जाएगा, तो x और 6 सत्ते 42 हो गया। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम फिर से कामन मिल जाएंगे, तो कितना कामन मिलेगा, x माइनस 7 हो गया, तो क्या बचेगा x प्लस 6। भले आपको लग रहा हो सर ये बहुत आसान प्रश्न है, क्या ऐसे भी आ सकते हैं, हाँ भैया ऐसे भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अंतिम प्रहार देख के जाइए, क्योंकि पेपर आसान से आसान भी बन सकता है, कठिन से कठिन भी बन सकता है। ये तीसरा प्रश्न था ना, चौथा प्रश्न देखिएगा। चलिए एक होमवर्क देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और यहां पर कर देते हैं हम 56। ठीक है, इसको करिएगा, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। छोटा सा सिंपल सा प्रश्न दिया है। चलिए अब करें इसको, अगला देखिएगा पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, 5th नंबर, ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज छमाही देय है, यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान है ये भी। आपसे कह रहा है 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यदि खाली इतना कहता तो बहुत सिंपल था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, पर ये कंडीशन लगा दी यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि है। तो ध्यान दीजिए छमाही वाले चक्कर क्या होता है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं वो भी 2 नंबर देके जाते हैं, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं कि किस किस टाइप से प्रश्न बन सकता है। मूलधन को P से लिखते हैं तो P बराबर कितना 1000 रुपया हो गया, ठीक है। और ब्याज की दर, तो दर बराबर कितना दे रखी 10%, दर को R से लिखते हैं और 10% वार्षिक है। परंतु भैया 10% वार्षिक कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आगे मैं एक बात और चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद समय दे रखा, समय कैसे लिखते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी से लिखा था, कैपिटल टी कितना है 1 वर्ष। यदि प्रश्न सिर्फ यही तक होता कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए, तो हम फार्मूला सीधे लगा लेते, क्या मिश्र धन, क्या फार्मूला होता, मिश्र धन A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर t। ध्यान समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि लास्ट में यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय नहीं लिखा होता तो आपको P पता था, R पता था, T पता, सीधे इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते, बात समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं। और लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या मिश्र धन माइनस मूलधन कर देते, आंसर आ जाता। परंतु इसमें छमाही लगा तो क्या करेंगे, बात समझ पा रहे हो नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज होता सीधे ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते, मिश्र धन निकल आता, उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन घटा देते, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता, आंसर आ जाता। परंतु जब छमाही कहा है, तो जब छमाही कहेगा तो जो हमारी दर है, जो दर है 10%, इसको 2 से भाग कर देंगे, ये क्या होगा छमाही, प्रति छमाही लिख दो या खाली छमाही लिख दो, समझ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, काट लोगे इसको, 2 × 2 2 × 5 = 10, तो आप 5% छमाही हो जाएगी। तो आप ब्याज दर कितनी छमाही, 5% छमाही, इतना काम हमारा बढ़ जाएगा जब छमाही कहेगा। और जो समय भी होगा, समय जो हमारा क्या होगा, ब्याज दर को आधी करेंगे, समय को 2 गुना करेंगे, नहीं समझ पा रहे हो। 1 वर्ष में कितनी समय, छमाही, छमाही का मतलब क्या 6 महीना, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 1 वर्ष में महीने 12 होते, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी 2 होंगी, बात समझ पाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो यानी क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 छमाही, 1 वर्ष में 2 छमाही,
ठीक है, बात क्लियर होगी कि नहीं। एक वर्ष में कितनी 2 छमाही। अब वैल्यू डाल दो, a बराबर p 1000, तो मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 प्लस r कितना आपका 5 अपान 100 की पावर भैया कितना, t की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद इधर सॉल्व कर दो तो आप पाएंगे क्या, a बराबर कितना 1000, तो लिखेंगे ही लिखेंगे ब्रैकेट में। देखिए काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, काट ही लीजिए बेहतर रहेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20 हो गया। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1/20 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 की घात 2, ये वाला। तो आप देखिए a बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 ब्रैकेट में 20 की मल्टीप्लाई x करो, 20 एकम 20 1 21, 21/20 आ जाएगा की घात 2 हो गया। अरे भाई यहाँ पर जब 20 एलसीएम लोगे तो ऊपर 20 प्लस 1 21/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना समझते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1000 और 21/20 का तो 21/20 पूरे 21/20 स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिख लिया। आप देखेंगे 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ जाके। तो a बराबर आप क्या पाएंगे, जब 5 आ जाके तो आप पाएंगे क्या, 5 गुणे 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे 441 और बटे में क्या बचा था 2, बटे में कितना बचा 2। अब क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से भाग कर देंगे बाद में। तो a बराबर आप क्या पाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 0 से लाए 2, 5 चौकू 20, 2 22, 22.05 सॉरी 2205/2 आया। इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा a बराबर आपका 1102 रुपये 50 पैसे आ जाएंगे। a की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब यहाँ आपको जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप जानते हैं लिखना है यहाँ पर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना है, आपने अभी तत्काल निकाला 1102 रुपये 50 पैसे या 0.5 और माइनस कितना p कितना था 1000। तो भैया जब घटाओगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 102 रुपये 50 पैसे आएगा। नहीं दिख रहा, मैंने बोल दिया। क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन जब घटा देंगे तो 1102.5 में से 1000 घटाएंगे तो 102 रुपये 5 पैसे आ जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है। यदि पूछेगा तो आपको कितने नंबर देके जाएगा, बोलिए 2 नंबर आपको देके जाएगा। समझ गए ना भैया। चलिए मैं हर टाइप के प्रश्न लेने का प्रयास कर रहा हूं। एक ऐसा प्रश्न दे दूं, चलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मौका मिले तो कर लीजिए। वैसे समझ तो गए, 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और ये हम यदि ब्याज छमाही दे इसको हटा के दे रहे हैं तो आप सीधे आपकी ये 5000 हो जाएगा, दर 10 ही रहेगी और समय 3 वर्ष हो जाएगा। सीधे इस चेंज नहीं करना पड़ेगा इसमें। 7वां प्रश्न देखिएगा, सेवंथ आपसे कह रहा है 7 नंबर, यदि 2.5 अनुपात x समानुपात 1:25 अनुपात 2:5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था इसको आपको यदि समानुपात के रूल भी नहीं पता है तब भी आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिससे इस अंतिम समय में आपके अदर मित्र जो हैं वो भी अच्छे से देख सकें और तैयारी अपनी शानदार तरीके से कर सकें। आपसे कहता है 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपाते 2:5। 2.5 दे रखा। मैंने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे a अनुपात b लिखा है तो इसको a/b भी लिख सकते हैं। बता रखा कि नहीं बता सकते रखा, इसीलिए क्या 2.5 को लिख सकते हैं। 2.5 लिखा अनुपात के स्थान पर बटे और x हो गया। समानुपात को हमेशा बटे में बराबर में चेंज करते हैं। और कितना 1.25 हो गया
और बटे 2.5 हो। कितना आसान प्रश्न बना, हो गया कि नहीं हो गया? सीधे आप क्या करेंगे, यदि काट रहा है तो काट लेंगे, जैसे यहाँ से कट जाएगा ना पॉइंट से, यदि हम पॉइंट हटा लें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 125 एक 125, 125 दूना 250 होता, सीधे कट गया। तो कितना आएगा 2.5 अपान एक्स इज इक्वल टू 1/2। देन एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे 2 से, तो 5.0 यानी कि देन 5 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। देखो कितना आसान है कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए, हो जाएगा ना? तो ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला देखिएगा, इसको रख करें 8 नंबर। 8वां दोस्तों प्रश्न कह रहा है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बना मिलेगा, चित्र भी बना लेते हैं। इस तरीके से एक चित्र बना मिला है। एक ये वृत्त है जिसका केंद्र O दे रखा है, ये जीवा हमारी नाम है AB, और यहाँ पर एक बिंदु D है, इसको इससे मिलाया। ये AB, ये C है, ये D है, और इसको इससे भी मिलाया गया। ये आपसे 140 डिग्री कह रहा हूँ, ठीक? इतना आपको चित्र बना मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जब करें, आपसे कह रहा है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ वृत्त का केंद्र है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहा है कोण ADC 140, तो ADC 140 है, तो हमें पूछा क्या है, कोण BAC यह वाला कोण आपसे जानना चाहता है। तो यदि हमें यह वाला कोण पता चल जाए और यह वाला कोण पता चल जाए, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो पहला काम क्या, हमारे ये दोनों कोण पता करें। ध्यान समझिएगा, दिया है कोण ADC बराबर 140 डिग्री, तो दे और कोण BAC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, आप जानते लिखना एक स्टेटमेंट, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसीलिए भैया क्या हो जाएगा, कोण ACB बराबर 90 डिग्री। कैसे हुआ, देखिए AOB ये ऊपर देखिए, आधा त्रिभुज, आधा वृत्त ऊपर है, आधा वृत्त नीचे है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त में एक कोण तो बन रहा है भाई। ये यहां से गया, इसको कट कर रहा, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नहीं 90 हो गया। तो ये तो पता चल गया, अब ये पता चल ले, तो ये कैसे पता चलेगा, ध्यान समझिएगा। चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, प्रश्न में ही कह दिया एक चक्रीय चतुर्भुज है, और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज की कहानी, ये 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, 4th सेमेस्टर में भी इस टाइप के खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तो अच्छे से टच करके ही जाना है।
ABCD चक्री चतुर्भुज है, तो ABCD चक्री चतुर्भुज है, जो चक्री चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह कोण प्लस यह कोण 180 डिग्री हो जाएगा, और यह पूरा कोण A और पूरा कोण C यह हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, इनका योगफल। तो हम क्या करेंगे, कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। कौन सा कोण, ABC यह वाला कोण और ADC यह वाला कोण, तो ADC 140 है, तो कोण ABC प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। देन कोण ABC बराबर कितना, 180 डिग्री, और प्लस का 140 इसको उठाकर बराबर उधर ले जाएंगे, माइनस का 140 हो जाएगा। तो भैया कितना हो जाएगा, कोण ABC 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री बचेगा। कहानी खत्म, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब तो निकाल लेंगे, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज कौन सा, ABC में चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। देखिए BAC यह वाला कोण प्लस कोण ABC यह वाला कोण प्लस कोण ACB यह वाला कोण, सबकी वैल्यू पता है, रखते हैं। देखिए कोण BAC तो चाहिए, कोण BAC प्लस कोण ABC आपने 40 निकाला तो यहाँ 40 हो गया, प्लस कोण ACB, तो ACB आपने 90 निकाला था, 90 हो गया, तो कोण BAC बराबर यहाँ तो 180 था ही, ठीक। तो 9 4 13 130 हो गया कि नहीं, बराबर 180 डिग्री। देन कोण BAC बराबर भैया 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री हो गया। आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर, अतः कोण BAC बराबर 180 में से 30 घटाएंगे तो 50 बचेगा। फाइनल आंसर है। कितना आसान सा प्रश्न, 2 नंबर। चलिए नोट करिए, है आसान कि नहीं से आसान है, नोट कर लोगे फटाफट। हो गया, अगला देखिएगा भैया, आसान सा प्रश्न, 8th के बाद 9th। नौ नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, 4 गुना है। आपसे कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना, ध्यान से समझिएगा भैया, आसान सा प्रश्न ये भी है। आपसे जानना चाहता है क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये अपने आप बना लीजिएगा, ए बी, और चित्त जरूर बनाइएगा, चित्त सही लगाइएगा। कह रहा समान को, समद्विबाहु मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं आपस में समान हो। तो मान लेते यह भुजा आपस में समान है, समद्विबाहु हो जाएगा। तो कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, तो यह, अब जब ये भुजाएं समान है तो यह वाला कोण यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ये दोनों कोण होंगे, यह वाला कोण जो होगा वह इस कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। समान समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो तीसरा कोण ए ही बचा, तो ए को तीसरा कोण तीसरे कोण से 4 गुना, तो जब हम कोण ए एक्स मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना 4x हो जाएगा। तो कह रहा तीनों कोण ज्ञात कीजिए, तो ध्यान से लिखना क्या,
माना, ऐसे कर लीजिए, माना कोण BAC बराबर x डिग्री, तो कोण कितना हो जाएगा हमारा ABC बराबर 4x डिग्री हो जाएगा, और कोण ACB भी हमारा कितना 4x हो जाएगा। लिखना त्रिभुज ABC में लिखना, यहाँ लिखना चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे, तो कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ABC 4x है, प्लस कोण ACB, तो ACB आपका 4x ये भी है, प्लस कोण BAC, तो BAC आपका x है, बराबर 180 डिग्री होगा। तो कितना 4 4 8 9x, तो देन x वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे 9, समझे कि नहीं। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, काट लीजिए, 9 एकम 9 और कितना 9 दूनी 18 20 डिग्री, 20 डिग्री आएगा। x की वैल्यू आपकी 20 डिग्री आई जाके, तो जब x की वैल्यू आपकी 20 डिग्री आई जाके तो आप यहाँ रख दोगे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया था, लिख दे रहे हैं। अतः कोण BAC, कोण ABC, कोण ACB, देखिए BAC कितना आपका आएगा, BAC x, तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, और ये 4x, 4 गुणे 20 80 हो गया, 4 पंचे 4 दूनी 8 होता है, फिर के बीच कितना 4x है, 4 × 20 कितना 80 हो जाएगा, तो 8 है 160 20, देखिए 180 आ गया, ये हमारे आंसर आ गया। बढ़िया सा प्रश्न नोट कर लो। चलिए समानुपात में मैंने प्रश्न करा दिया, एक प्रश्न देखिए एक टाइप का और बन सकता है, उसको भी देख लीजिएगा। 10 नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 10 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है कि 3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीया, द्वितीया, मध्यानुपाती पे भी मैंने काफी प्रश्न कराए हैं और आपको मुझे उम्मीद है आता भी होगा। बस अंतिम समय में आप पेपर में किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसके पैटर्न को समझिए, बाकी सारे टॉपिक आपको आते होंगे कि नहीं। तो क्या करते, कैसे करते हैं इसको, माना 3 और 12 का तृतीयानुपाती, 3 12 का तृतीयानुपाती बराबर x मान लेते हैं। तो कितना 3 और कामा 12 लिखते थे, और फिर तृतीयानुपाती कहेगा तो लास्ट तीसरे स्थान पर x को रखेंगे, द्वितीयानुपाती कहेगा तो दूसरे स्थान पर x को रखेंगे, प्रथमानुपाती मध्यमानुपाती कहेगा तो भी दूसरे स्थान पर रखेंगे। बात समझ पा, नहीं समझ पा रहे। तो देखिए कैसे बनाते थे, अनुपात बताया कहा था, इन दो को लेते हैं, इन दो को लेते हैं, तो 3:12 और फिर यहाँ पर क्या समानुपात लगाते हैं, फिर क्या 12:x लेते हैं, 12:x। देखिए कैसे बनाते हैं समानुपात, पहले शुरुआत के 2 पद लेंगे तो 3:12 हो गया, बीच में समानुपात लगा लेंगे, फिर क्या बीच वाले को 2 बार शामिल करते हैं, 12:x हो गया। बस वही कहानी फिर से 3/12 हो गया, समानुपात के साथ बराबर लगा सकते हैं क्योंकि समानुपात बराबर की तरीके से होता है, और ये कितना होगा 12/x हो गया। ठीक, काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, क्या पाएंगे 1/4 इक्वल टू 12/x, देन x बराबर 12 चौक 48, ये आ गया। तो नीचे चाहो तो लिख सकते हो, लिख लेना, मैं आंसर सीधे लिख दे रहा हूँ। नीचे लिखना अतः, यहाँ लिखना जरूर, अतः 3 और 12 का तृतीयानुपाती बराबर 48। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। चलिए 10 के बाद 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, यदि, बेहतरीन प्रश्न ये भी है, a बराबर x समानुपात x अनुपात x² माइनस का x - 6 के गुणनखंड
के गुणनखंड तथा b बराबर समुच्चय में दे रखा है, b है आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 2 x प्लस x माइनस 2 और x माइनस 3 कह रहा हो तो A इंटरसेक्शन B तथा A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? आपको समुच्चय ए दे रखा, समुच्चय बी दे रखा, आपको ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी चाहिए। कैसे करेंगे? ध्यान से, दिया है क्या a बराबर x सच डैट एक्स स्क्वायर, या अनुपात नहीं सच डैट बोलते इसको, माइनस का x माइनस 6 के गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? इसके गुणनखंड निकाल लें। अच्छा चलो b भी लिख लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तभी तो यहाँ रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप जानते कितना आसान है, एक्स स्क्वायर होगा 6 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो 6 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए, तो 3 दूनी 6। इस टाइप का तभी कराया। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया और माइनस का 6 हो गया। इन दोनों में कॉमन, तो कितना x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस कॉमन क्या होता है? जो दोनों में देखने में को मिले। अब देखिए x माइनस 3 यहाँ भी, x माइनस 3 यहाँ भी, तो कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 3 नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इधर देखिएगा, पहले ये करिएगा फिर ये करिएगा। आपको देखिए, चलिए मैं यह समुच्चय a बराबर ये लिख दे रहा हूँ, a जो लिखा था इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं x माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2। अब जो ज्ञात करना था a इंटरसेक्शन b, यहाँ लिख लेना a इंटरसेक्शन b क्वेश्चन मार्क और a यूनियन b क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिख देना क्या? a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और a यूनियन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ गए? नहीं समझ रहे? मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखना a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और a यूनियन b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये नोट करना। अब देखिएगा a इंटरसेक्शन b, a की वैल्यू आपने निकाली, तो समुच्चय ये कितना है? x माइनस 3 और ये कितना? x प्लस 2 और इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन लगा लिया। फिर b कितना है? x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, ध्यान समझिएगा, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन भैया क्या होता है? जिस तरीके से हमारा HCF काम करता है उसी तरीके से हमारा इंटरसेक्शन काम करता है। उभयनिष्ठ क्या कहेंगे? वो उसी तरीके से उभयनिष्ठ मतलब क्या? कॉमन, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। आपसे ये भी कह सकता है a तथा b का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय, उभयनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x माइनस 3 है और x माइनस 3, तो x माइनस 3 यहाँ से हमने क्या कॉमन दिख रहा, मतलब एक जैसा कॉमन मतलब क्या? यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ x प्लस 2, यहाँ पर x माइनस 2, तो सेम सेम नहीं है, इसलिए सिर्फ यही हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया? a इंटरसेक्शन b आ गया और a यूनियन b, तो फिर से वही कहानी, a की वैल्यू x माइनस 3 और कितना? x प्लस 2, यूनियन b की वैल्यू x माइनस 2 और x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? a यूनियन b बराबर x। देखिए अब यूनियन में क्या लिखते हैं? जो दोनों में कॉमन होता, इनमें जो कॉमन मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। जैसे x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिख लिया, इसमें भी देखो x माइनस 3 लिख लिया, अच्छी बात है। यहाँ x प्लस 2, इसमें x प्लस 2 नहीं तब भी लिखेंगे x प्लस 2, और इसमें भी x प्लस,
यहाँ देखिए x-2 है, इसमें नहीं तो इसको लिख लेंगे, मतलब जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो शेष बचेगा उसको भी लिख लेंगे। ये हमारा हो गया। तो फाइनल आंसर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, अतः करके मैं लिख दे रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b x-3 आया जाके, और a यूनियन b आपका जो आया जाके x-3 x+2 और x-2, ये कामा लगा लगा के लिखेंगे भाई। उसमें कामा लगा के तो दिए होंगे, कुछ नहीं दिए रखे तो कोई बात नहीं, और ऐसे कामा लगा के दिए होते हैं। ठीक है, आप कामा लगा लीजिए, ये यहाँ कामा लगा के मिलेंगे। ठीक, यहाँ भी कामा लगा लीजिए। चलिए नोट कर लो। समझ गए ना भाई, आप कर लेंगे ना। चलिए अगला 11 के बाद 12 कर लेंगे ना। ऐसा होमवर्क में देते हैं क्या एक प्रश्न, बताइए, हो जाएगा, है तो आसान, करिएगा भाई। ऐसा 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। बारह नंबर बहुत आसान सा प्रश्न लिया है। 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं याद है। माध्यिका निकालने के लिए हम भैया करते क्या हैं, ध्यान से। माध्यिका निकालने के लिए जो भी आंकड़े, जो भी डेटा आपको दे रखा है, सबसे पहले उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, या हम क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो आंकड़े दे रखे हैं उसको नोट कर लें। 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22। आप ये तो नोट कर लें। अपनी उत्तर पुस्तिका में इस डेटा को आप नोट करेंगे। फिर क्या लिखोगे, दिए गए आंकड़ों को सीधे लिख लो। चलो, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते हैं, या ऐसे ऐसे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। तो सबसे छोटा इसमें कितना है 8, 8 के बाद कितना 9, 9 के बाद कितना 10, 10 दो जगह है, 10 के बाद कितना 12, नहीं 10 के बाद 11, 11 के बाद कितना 12, 12 के बाद कितना है 13, 13 के बाद कितना है 19, 19 के बाद कितना 20, और 20 के बाद कितना 22। देखिए जब भी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, लिखने के बाद आप जो ऊपर वाले आंकड़े दे रखे, कितने देखे काउंट करिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। नीचे भी जरूर लीजिएगा क्या 10 ही डेटा है, कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 डेटा है, ये जरूर चेक करिएगा। बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो तो जितने डेटा ऊपर दे रखे हैं, जितने आंकड़े आपको ऊपर दे रखे, उन आंकड़ों को जरूर गिनिएगा। उसके बाद जब आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कर लें, उसके बाद उन आंकड़ों को भी जरूर गिन लीजिएगा, जिससे यदि एक भी आंकड़ा मिस हुआ तो पूरा प्रश्न खराब जाएगा, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। एक आंकड़े से पूरे प्रश्न का आंसर ही बदल जाएगा, इसलिए किसी भी डेटा को मिस नहीं करना है। अब ध्यान समझिएगा, आप क्या करेंगे, देखिए यहां आपने गिना तो पदों की संख्या कितनी आई, आपने अभी गिना तो पदों की संख्या 10 आ रही है। कितनी आई 10। एन से लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 आए 10। अब बताइए 10 हमारी सम संख्या की विषम संख्या। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सम विषम का जानना बहुत जरूरी है। इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप जाएंगे सम संख्या है। माध्यिका हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या। माध्यिका निकालने के लिए सम विषम हमें पता होना चाहिए, तभी काम चलेगा। इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर जो होता है n/2वां पद।
या वे पद का मान भी लिखते हैं। n/2 प्लस 1वां पद या वे पद का मान, और होल अपान वे कितना हो जाएगा 2, पूरी का बटे 2। n की वैल्यू हमारी 10 है तो 10/2 हो जाएगा वां पद बटे प्लस n की वैल्यू 10/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। तो आप पाएंगे क्या, पांचवा पद प्लस पांचवें पद क्या 5 + 1 तो 6 हो जाएंगे, छठवां पद, और पूरे के बटा कितना हो जाएगा 2। पांचवा पद कहाँ, देखिए आप काउंट करेंगे जिस डेटा को आपने आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज किया उसका पांचवा पद देखिए, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे 11 आ रहा तो 11 लिख लिया, प्लस 6 नंबर पे 12 आ रहा 12 लिख लिया, बटे 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे हम, इसी के आगे साल कर लेना, आप उसी के नीचे करिए। 11 12 कितना होगा 23/2। जब इसको आप काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11.5। तो जो डेटा दे रखा था उसकी माध्यिका कितनी 11.5 आ गया। नोट कर लो, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितना है 11.5 है। नोट कर लो भाई। अच्छा ये तो होगा जब 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछा, अति लघु में लघु में पूछा जाए। परंतु यही प्रश्न यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव में यदि यही प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता तो जो डेटा था उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में तो आपको लिखना होगा, इतना कर लेंगे। तो क्या लिखा था आपने 8 9 10 10 11 12 13 20, उसके बाद क्या था 19 20 था, 19 20 और 22। देखिए 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। अब करते क्या माध्यिका निकालने का तरीका देखिए, एक आगे से काटे एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, जो बीच में 2 बचे। तो जो बीच में 2 बचते हैं तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे। तो 11 + 12/2 23/2 11.5 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सीधे कर लें, समय बच जाएगा। अच्छा ये कहानी समझ गए। अच्छा यहीं पर यदि डेटा हमारा यही होता, मैं प्रश्न चेंज कर रहा हूं 13, और इसमें मान लेते लास्ट में 22 नहीं होता, तो आपसे कह कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब लास्ट में 22 नहीं तो तब माध्यिका कैसे निकालते हैं, फिर से डेटा को यही अरेंज करते हैं। यही प्रश्न बदल दिया मैंने पूरा, यही प्रश्न है, डेटा खाली हटा दिया 22, या इसमें से कोई भी एक अंक मिस कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए फिर इसको अरेंज किया तो लास्ट में यहाँ से भी 22 हट जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आंकड़ों की संख्या जो आरोही क्रम में आपने अरेंज किया कितनी आ गई, ऊपर 9 है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। तो जब पदों की संख्या यहाँ हमारी कितनी हो जाएगी 9, और 9 कैसी संख्या सम की विषम, तो कहेंगे सर 9 तो हमारी विषम संख्या है। तो 9 जब हमारी विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया कि सम विषम दोनों भी पूछा जाता है आपसे। तो देखिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है विषम के लिए, n + 1/2वां पद, बस विषम के लिए यही फॉर्मूला, बस इतना फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू कितनी 9, जब 8 हो जाएगा तो 9 + 1/2वां पद, या वे पद का मान भी लिखते हैं। तो 9 + 1 10/2वां पद, ठीक है। काट 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो आप क्या पाएंगे 5वां पद, ठीक है। 5वां पद पाया। अब 5वां पद काउंट कर लीजिए, वही कहानी फिर से 2 2 4 1 5 11 आया जाके, तो 11 देखिए 11 आंसर है। इसीलिए मैंने कहा था जब भी आंकड़ों को आप अरेंज करें, अभी जब भी डेटा को आप अरेंज करते तो काउंट जरूर कर लेते। हो सकता है आपके ऊपर 10 आए थे इसके प्रश्न में लिखे थे, आपने जब आरोही क्रम में लिखा 9 लिख दिया तो आंसर 11 आता। बात समझ पा रहे? तो जब सम संख्या का होगा तो इसके पहले मैंने करा दिया, जब विषम संख्या का आएगा तो इस तरीके से लगाएंगे। इसको भी शॉर्टकट लगाने का तरीका क्या है, जो डेटा दे रखा है उसको कितना 8 है 9 है 10 है 10 है 11 है 12 13 19 और 20। फिर से वही कहानी, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे, बीच में 11 बच गया, 11 आ गया। है ऐसा कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, यदि ऑब्जेक्टिव में आता तो इस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। नोट कर लो फटाफट।
नोट करो भाई। तो यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से शेयर भी जरूर करते रहिएगा। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बात 14 नंबर 14 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ये भी आसान सा प्रश्न है। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई आपसे कह रहा है 450 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई आपसे कह रहा है 35 डेसीमीटर है। कमरे में कितनी घन मीटर हवा आ सकती, कितनी घन मीटर हवा आ सकती है, कितने घन मीटर हवा आ सकती। नोट करो भाई। हो गया। चलिए आपसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई दे रखा, चौड़ाई दे रखा और ऊंचाई दे रखा। आपसे कमरे में कितने घन मीटर हवा आ सकती है, तो पहले हम लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं और कमरे में कितने घन सेंटीमीटर हवा आ सकती है इसका मतलब क्या फिर समझाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है, कमरे की लंबाई L बराबर 5 मीटर। बहुत अच्छी बात है कि मीटर में दे रखा। अगला देखिए, कमरे की चौड़ाई। इस प्रश्न में बहुत दम नहीं है परंतु यूनिट के चक्कर में दे रखा। 20 से हम लिखते, वेट कितना 450 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई हमारे पास 450 सेंटीमीटर, ये मीटर में, इसलिए इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको 100 से भाग करेंगे तो आप क्या पाएंगे 450/100। तो जब भाग करेंगे तो जीरो से जीरो कट गया और 10 से भाग करेंगे, इतना क्या आ गया हमारा मीटर, तो 4.5 मीटर आ जाएगा। ये हमारा बी आ गया। इसके बाद कमरे की चौड़ाई निकाल लेंगे। निकाल क्या दे ही रखा है, कमरे की चौड़ाई। तो हाइट हमारी नहीं, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, चौड़ाई तो हो चुकी। एच कितना हमारा, देखिए 35 डेसीमीटर। इसको ध्यान समझिएगा, डेसीमीटर। आप ये भी पहले से जानते, मैं बता चुका हूं, फिर भी देख लीजिएगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। डेसीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और आपको इसको डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 10 से भाग करेंगे तो 3.35/10 करेंगे तो यह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 35/10 किया तो आप क्या पा रहे हैं 3.5
मीटर। इतनी कहानी होगी, यूनिट को चेंज कर। देखिए इस प्रश्न में सिर्फ चेंज करना था, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अब देखिए कमरे में कितने घन मीटर हवा आ जाएगी, तो लिखेंगे कमरे में हवा आएगी बराबर, कमरे में हवा आ सकती है बराबर, या आएगी बराबर लिख सकते हैं, आ सकती है बराबर क्या, कमरे का आयतन। कमरे में उतनी ही हवा आएगी, अब थोड़ा विचार करिएगा, कमरे में उतनी ही हवा आएगी जितना कमरे का आयतन होगा। आपके गिलास में उतना ही पानी आएगा जितना गिलास का आयतन होगा। बात नहीं समझ पा रहे हैं भाई, आपका गिलास, आपकी बाल्टी, आपका जो भी लोटा है, जो भी पात्र आपके पास है, उसमें पानी उतना ही आएगा जितना उसका आयतन होगा। इसी तरीके से कमरे में उतनी ही हवा आएगी जितना कमरे का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। इसलिए कमरे का हम आयतन निकाल लेते हैं। और कमरे का आयतन क्या होता है, क्योंकि कमरा घनाकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। घनाकार की घनाभाकार है, घनाभाकार है। देखिए घनाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती, तो घनाकार हो जाता, घन के आकार का हो जाता। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभाकार है। तो जब घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H। L की वैल्यू 5, B की वैल्यू भैया 4.5 और इसकी वैल्यू 3.5। सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे कर लेते हैं। तो 5m 25, 5m 25, 5 × 20 और 2 22, 22.5 × 3.5। अब क्या करेंगे, 22.5 की मल्टीप्लाई हम 3.5 से करेंगे, तो क्या पाएंगे, 5m 25 हो गया, हासिल है 2, 5m 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल है 1 और 5 दूनी 10, 1 11 हो गया। ठीक है, 5m 25, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल है 1, 5 दूनी 10, 11, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, तो 3 दूनी 6, तो 5 7 8 7 और 2 अंक बाद पॉइंट 78.75 घन मीटर। तो नीचे लिखना, अतः कमरे में, छूट गया, अतः कमरे में हवा आ सकती बराबर 78.75 घन मीटर। इतनी हवा कमरे में आएगी, कितना, 78.75 घन मीटर कमरे में हवा आएगी। ठीक है, तो अतः कमरे में 78.75 घन मीटर हवा आएगी। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए मैं एक प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हैं। 4 350 सेंटीमीटर और 250 घन मीटर। ठीक है, सॉरी 25 घन मीटर है, डेसीमीटर है, तो कमरे में कितनी घन मीटर हवा आ सकती है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपके एग्जाम पर अंतिम प्रहार करने का जो प्रयास किया है, ये प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंतिम समय में दोस्तों ये बिल्कुल आपके लिए एक औषधि की तरीके से काम करेंगे, रामबाण आपके लिए है। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने हर टाइप के प्रश्न छूने का प्रयास किया जिस टाइप के बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को आप सभी मित्र जरूर शेयर करिएगा, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह सभी मित्रों तक पहुंच सके। और आपने जिस तरीके से वीडियो को पूरा देख लिया, वैसे आपके अदर मित्र, आपके और भी दोस्त इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकें। ठीक है, एग्जाम दोस्तों आप बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिएगा, परेशान कतई नहीं हो रहा, घबराना कतई नहीं। जितना आपने पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, अब जितना वक्त आपको मिलेगा उस वक्त में आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से, कहने का मतलब क्या, आपने ऑब्जेक्टिव सीरीज से पढ़ रखे होंगे, मुझे पता है कि आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे। नहीं पढ़े अभी भी वक्त है, आप सभी सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव जो है सीरीज से, जो भी सीरीज आपके पास है उस सीरीज से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोस्तों अहम भूमिका आपके रिजल्ट में बनाते हैं। उसके बाद अद लघुत्तरी को अच्छे से पढ़िए, जो रह गया थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ तो चुके ही होंगे, नहीं पढ़ा तो आप अच्छे से अभी भी पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लघुत्तरी तो आपकी ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, जब अति लघु और ऑब्जेक्टिव अच्छे से हो जाएंगे तो लघुत्तरी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की बेस पर लघुत्तरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।